पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। दुधारू पशुओं की खरीदारी करते समय रखी जाने वाली सावधानियों पर जानकारी। मसूर की उन्नत प्रभेद एवं बुआई तकनीक पर जानकारी। रबी मौसम में ली जाने वाली ही दलहनी फसलों के अंतर्गत मसूर की खेती सिंचित व असिंचित दशा में की जाती है और यदि औसत उत्पादकता की बात करें तो यह लगभग 4 क्विंटल ही है, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है, जो कि अक्टूबर माह इसकी बुवाई के लिए उपयुक्त है। अतः जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं मसूर की बुवाई कर सकते हैं। इस हेतु आपको चाहिए कि बुवाई पूर्व ही विभिन्न कृषि आदानों जैसे क्षेत्रानुसार किस्मों, उर्वरक एवं अन्य वैज्ञानिक प्रबंधनों की जानकारी प्राप्त कर बुवाई के समय में अमल में लाएं, ताकि आगामी समय में आपको मसूर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन पर लापरवाही करते हैं। फलस्वरूप खेत में बीजों का कम जमाव, कमजोर पौध आदि देखने को मिलती है, जिनसे अच्छे उत्पादन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी मसूर की खेती करना चाहते हैं तो बुवाई के समय कौन कौन से प्रबंधनों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस प्रस्तुति के माध्यम से। मसूर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आइए सबसे पहले बात करते हैं भूमि के चुनाव एवं तैयारी की। तो मसूर की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, किंतु दोमट एवं बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है। जल निकास की उचित व्यवस्था वाली काली मिट्टी, मटियार मिट्टी एवं लैटराइट मिट्टी में इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। हल्की अम्लीय जिसका पीएच मान 4.5 से 8.2 के बीच हो, ऐसी भूमियों में भी मसूर की खेती की जा सकती है। परंतु उदासीन गहरी मध्यम संरचना वाली सामान्य जल धारण क्षमता वाली जीवाश्म पदार्थ युक्त भूमियां सर्वोत्तम समझी जाती हैं। भूमि की तैयारी के लिए एक बार गहरी जुताई करें, उसके बाद एक बार डिस्क हैरो चलाकर तथा बाद में 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद पाटा चलाकर नमी को संरक्षित कर लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। 15 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को भूमि की तैयारी के समय खेत में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक प्रबंधन में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम तथा पोटास 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में प्रयोग करना चाहिए। यदि मसूर की उन्नतशील किस्मों की बात की जाए तो वह इस प्रकार से हैं।
किसान भाई इनमें से किसी भी किस्म का चुनाव करके अपने खेत में बुवाई कर सकते हैं। असिंचित अवस्था में नमी उपलब्ध रहने पर अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक मसूर की बुवाई की जानी चाहिए एवं सिंचित अवस्था में मसूर की बोनी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में अवश्य कर लेनी चाहिए। अब आइए बात करते हैं बीज एवं बीजोपचार की। सामान्यतः बीज की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी के लिए पर्याप्त होती है। बीज का आकार छोटा होने पर बीज की मात्रा को बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कर लेना चाहिए और बड़े दाने वाली किस्मों के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज जनित रोगों से बचाव के लिए 2 ग्राम थायरम प्लस 1 ग्राम कार्बन डाइजिम से प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर लेना चाहिए। तत्पश्चात ही बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं बुवाई प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, सामान्य समय में मसूर की बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए तथा देरी से बुवाई के लिए कतार से कतार की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए तथा बीज को 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बुवाई करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं निदाई एवं गुड़ाई की। खेत में अनेक प्रकार के खरपतवार उगाते हैं जो कि फसल से पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ ही इनके कारण फसल में अनेक प्रकार के कीट व रोगों का प्रकोप भी होने लगता है। तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए खेत में हैंड हो या डोरा चलाकर खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए या फिर आप खुरपी के माध्यम से भी निराई गुड़ाई करके खेत को खरपतवारों से मुक्त रख सकते हैं। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बुवाई के 15 से 25 दिन बाद क्यूजेलोफास 0.700 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, मसूर की फसल में यदि सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो मसूर की खेती असिंचित क्षेत्रों में ही की जाती है। सामान्यतः बाद में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सिंचाई की उपलब्धता होने पर फसल में फूल आते समय हल्की सिंचाई कर देना चाहिए, जिससे भरपूर उत्पादन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, यदि आप इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए मसूर की बुवाई करते हैं तो आपको आने वाले समय में अपनी फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होगी। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, पशुपालन को कृषि के रीढ़ की संज्ञा दी गई है, जिसमें अहम भूमिका अत्यधिक दूध देने वाले उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं की रहती है। इस व्यवसाय से होने वाले लाभ को देखते हुए किसान भाई अब पशुपालन की ओर और अधिक जोर दे रहे हैं। परंतु पशुपालक भाइयों को उस समय निराशा का सामना करना पड़ता है जब वे पशुओं की खरीदारी करके घर लाते हैं और दूध निकालने पर उनको कम दूध की प्राप्ति होती है, अर्थात खरीदारी में वे ठगी के शिकार हो जाते हैं। अगर किसान भाई पशु की खरीदारी के समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें तो वे इस हानि से अवश्य ही बच सकते हैं। अब बात आती है कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, जिनको जानने के उपरांत किसान भाई दुधारू पशुओं की पहचान आसानी से कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, इस संबंध में विस्तार से जानकारी देने के लिए ऐसा है कि हमारे भारतवर्ष में शुरू से ही पशु को धन समान समझा जाता है, इसलिए पशुओं की खरीद बिक्री शुरू से चली आ रही है। किसान भाई समय समय पर जरूरत के अनुसार अपने पशुओं की खरीद बिक्री करते रहते हैं और इसीलिए हमारी सरकार भी पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर पशुओं का मेला एवं उनकी नीलामी का आयोजन करते रहते हैं। जिस प्रकार हम कोई वस्तु बाजार से खरीदते हैं तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर उनका सही मूल्यांकन करते हैं, उसी प्रकार
जब हम अपने पशुओं को खरीदने के लिए जाएं बाजार में या मेले में, तो उनकी गुणवत्ता के आधार पर हम उनका सही मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो पशुपालक भाइयों को चाहिए कि उत्तम नस्ल के पशु का खरीदारी करें। उत्तम नस्ल की पशु जो है थोड़ी महंगी जरूर होती है, लेकिन उनकी प्रजनन क्षमता और उत्पादन क्षमता के कारण दीर्घकाल में वो ज्यादा लाभकारी सिद्ध होती हैं। अच्छी नस्ल की पशुओं के लक्षण ये हैं कि उनके थन के आकार बड़े बड़े, थोड़े दूर दूर तथा बराबर आकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा और कोई छोटा हो। और थन का आकार जो होता है वो उल्टे कप की तरह होता है। थन के ऊपर जो है दूध की नसें स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए, फैली हुई दिखनी चाहिए। थन जो है लटके हुए नहीं होने चाहिए, शरीर से अच्छी तरह से लगे हुए होने चाहिए। लटके हुए थन अच्छे नहीं माने जाते हैं। थन करे तथा बहुत वसायुक्त भी नहीं होने चाहिए। इस प्रकार हम उनको छू के भी दे सकते हैं कि थन के अंदर कोई गांठ भी महसूस नहीं होनी चाहिए। पशु का माथा जो है वो बड़ा होना चाहिए, सिर बड़ा होना चाहिए, सपाट होनी चाहिए, आंखें दूर दूर होनी चाहिए। ये सब लक्षण देखकर हम समझ सकते हैं कि पशु अच्छे नस्ल का है। दूसरी बात, पशुपालक भाइयों को हमेशा स्वस्थ शरीर तथा सुडौल शरीर वाले पशु का चयन करना चाहिए। शारीरिक बनावट में हम ये देख सकते हैं कि पशु का जो पेट का घेरा है वो बड़ा होना चाहिए। पशु का पेट आगे तथा पीछे की तरफ फैला हुआ होना चाहिए। छाती चौड़ी होनी चाहिए, थुथुने बड़े होने चाहिए, नथुने बड़े होने चाहिए। इस प्रकार बड़े आकार के जो पशु होते हैं वो हमेशा अच्छी उत्पादकता के निशानी होती है। और पशु में ये भी देख लेना चाहिए कि कोई बीमारी ना हो। पशु की आंखें तेज और उज्जवल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। पशु की त्वचा चमकीली तथा मुलायम होनी चाहिए। पशु की त्वचा का हमें बारीकी से परीक्षण करना चाहिए कि उसमें कोई टिक्स माइट्स का इन्फेस्टेशन ना हो, उनके बाल न झड़ते हों या फिर एलोपेशिया का कोई इन्फेक्शन ना हो। इस प्रकार की अगर लक्षण हमें दिखते हैं तो जरूर उनमें विटामिन की कमी या फिर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे पशु को खरीदने से परहेज करना चाहिए। पशु की जो प्राकृतिक छिद्र होते हैं जैसे कि आँख, नाक, कान, योनि, गुदा, इन सब जगहों से किसी तरह का रिसाव नहीं होना चाहिए, न पानी आना चाहिए, न रक्त आना चाहिए। ये सब बीमारी के लक्षण। पशुपालक भाइयों को यह भी चाहिए कि हमेशा शांत एवं विनम्र स्वभाव के पशु खरीदें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हमेशा शांत और सयाने स्वभाव वाले पशु जो हैं हमेशा अच्छा उत्पादन करते हैं बनिस्पत उसके कि कुछ पशुओं में बुरे लक्षण होते हैं, जैसे कि सींग मारना, लात मारना, दीवार चाटना, फर्श चाटना या फिर खाने वाली नाद में सींग मारते रहना। तो इस तरह की जो बुरी आदत वाले पशु होते हैं उनके उत्पादन क्षमता भी हमेशा अच्छी नहीं होती है। पशु खरीदते समय उनकी उम्र का आकलन करना भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। पशु की उम्र का आकलन हम उनका दांत देखकर या उनके सींग देखकर कर सकते हैं। एक स्वस्थ वयस्क पशु के मुंह में निचले जबड़े में 20 दांत और ऊपरी जबड़े में 12 दांत होते हैं। तो कुल मिलाकर एक स्वस्थ वयस्क पशु के मुंह में 32 दांत होते हैं। और जहां तक सींग की बात है, 2.5 से 3 साल का होता है तो उसके सींग में एक रिंग का प्रेजेंस होता है। तो यह देखकर हम पशु की उम्र का अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद पशु खरीदने में एक और महत्वपूर्ण बात होती है कि पशु की उत्पादकता का आकलन करना। पशु की उत्पादकता का अगर कोई पिछला रिकॉर्ड उपलब्ध हो तो बेहतर है, नहीं तो विक्रेता क्या करते हैं कि कभी कभी ऑक्सीटोसिन या कोई दूध बढ़ाने वाली दवा देकर अधिक दूध देने वाली गाय का भ्रम पैदा कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जिन्हें पशु खरीदना है वो विशेषज्ञ की राय ले सकते हैं। कभी कभी पशु जिन्हें बेचना होता है वो अपने कम गुणवत्ता वाले पशु की अधिक कीमत प्राप्त करने के लिए अपने पशु को तरीके से आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कम उम्र का दिखाने का प्रयास करते हैं या फिर उनकी प्रजनन या उत्पादन क्षमता से संबंधित रोग जो है उनको छिपाने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि सींग काट कर उनको चिकना बना देते हैं, उनको रंग देते हैं, खूर को भी इसी तरह से रंग देते हैं, आंखों में सुरमा डालकर उन्हें आकर्षक बनाने का प्रयास करते हैं, या फिर त्वचा से संबंधित कोई रोग हो जहां से बाल झड़ रहा हो या कुछ और परेशानी हो त्वचा में तो उस जगह को भी रंग देते हैं।
और क्या करते हैं कि कोई बहुत अच्छी नस्ल की गाय है, उन्हें बेचना हो तो उनके साथ कम गुणवत्ता वाले नस्ल की बच्चे को लगा देते हैं, या फिर किसी गाय के पेट में अगर मरा हुआ बच्चा हो तो उसे गाभिन बनाकर वो बेचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह तरीके से जो पशु विक्रेता है वो अपने पशु की अच्छी कीमत पाने के लिए तरीके से धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जिन पशुपालक भाइयों को पशु खरीदना है उन्हें चतुराई से काम लेना होगा, और पशु खरीदते समय अगर संभव हो तो पशु विशेषज्ञ या पशु चिकित्सक की राय ले सकते हैं, उनसे पशु की जांच करवा सकते हैं। मेले में अगर पशु खरीद रहे हैं तो जिस पशु को खरीदना है उसे थोड़ा शांत जगह में थोड़ा किनारे ले जाकर पशु का परीक्षण करना चाहिए, ताकि उनकी हृदय गति, श्वास गति, पल्स गति ये सब अच्छी तरह के तरीके से सुन सकें और उनका अच्छी तरह से मुआयना कर सकें। गन्ना प्रदेश की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है, जिसकी खेती प्रदेश में व्यापक पैमाने पर की जाती है। हमारे जिन किसान भाइयों ने पेड़ी फसल तथा शरदकालीन फसल ली होगी वह इस समय कटाई योग्य तैयार हो चुकी होगी। तो किसान भाइयों, गन्ने की फसल से आशातीत लाभ लेने के लिए आपको कटाई के समय कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा, अन्यथा थोड़ी सी लापरवाही से गन्ने की फसल से मिलने वाला लाभ प्रभावित हो सकता है। अतः किसान भाइयों, गन्ने की कटाई करते समय आपको किन किन प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना है, आइए जानते हैं डॉक्टर अशोक सिंह से। किसान भाइयों, आज बात करते हैं कि जो गन्ने की कटाई किस तरीके से की जाए और कैसे उसको कोल्हू पर या चीनी मिल पर डाला जाए। चीनी मिल की जहाँ तक बात है, जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, चीनी मिल की जो पेराई सत्र है अभी शुरू नहीं हुआ है और जिस कारण से देरी हो रही है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से गन्ने का एक बाउल क्षेत्र कहेंगे या सबसे ज़्यादा गन्ना का क्षेत्र है वो, तो यहाँ पर जो गेहूँ की बुआई जो होती है तो किसान भाई कुछ गेहूँ की बुआई भी करना चाह रहे होंगे। तो इस समय किस तरीके से किसान भाई थोड़ा सा कटाई करेंगे, कौन से गन्ने की कटाई करनी है, कौन की जैसे कि कौन सी पहचान है कि गन्ने की आप कटाई लायक हो गया है और उसमें गेहूं की बुआई की जा सकती है या कोई और बुआई कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जो गन्ने की जो आप एक तो ये देखेंगे, खेत में जाकर देखें गन्ने में अगर पीलापन दिखाई दे रहा है और ख़ास तौर से पेड़ी जो है, जो पेड़ी होगी वो इस समय लगभग तैयार होगी, परिपक्व अवस्था में होगी और इस समय उसका वृक्ष लगभग 18 के आसपास हो रहा होगा। जो हैंड रिफ्लेक्टोमीटर होता है, जैसे गन्ना अगर आपके पास किसान भाई के पास नहीं है तो एक गन्ना ले जाएं और हैंड रिफ्लेक्टोमीटर की सहायता से ज़रूर चेक कर लें कि जो हमारा गन्ना है खड़ा हुआ है उसमें जो वृक्ष की मात्रा है 18 के आसपास हो गई है या नहीं है। क्योंकि अगर 18 नहीं हुआ होगा और 16 से 17 के बीच में होगा तो इसका मतलब ये है कि गन्ना अपरिपक्व अवस्था में खड़ा होगा और जिस कारण से जहां भी हम ले जाएंगे, गन्ना कोल्हू पे ले जाएंगे या चीनी मिल में ले जाएंगे तो जो चीनी की मात्रा है या परता है वो कम होगा। तो 18 के आसपास जब वृक्ष है तो इसका मतलब है गन्ना परिपक्व अवस्था में। और ऊपर से आपको पहचान के लिए गन्ना पूरे खेत में पीलापन लिए हुए पत्तियां होंगी। और जो कटाई का तरीका है किसान भाइयों को थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें, नीचे से कटाई ज़मीन से मिला करके कटाई करें, जिससे कि जो अगली जो फसल की बुआई करनी है, जैसे गेहूं की बुआई करनी है, उसमें कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके से ज़रूर खेत की जो कटाई है गन्ने की वो नीचे से मिलाते, सतह से मिलाते हुए करें। कभी कभी देखा यह गया है कि जल्दीबाजी में जो बावक गन्ना है उसकी भी कटाई कर देते हैं। तो इस समय बावक गन्ना जो है इस समय कटाई लायक नहीं हुआ होगा और पेड़ी का ही हुआ होगा। किसी परिस्थिति में अगर किसान भाइयों को लगता है कि लगभग हमारी जो फसल की अवधि है गन्ने की वो 10 महीने 11 महीने के आसपास हो रही है बुआई के बाद और उसकी पेड़ी भी आगे रखना चाहते हैं, तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो पत्तियां हैं
वो ऊपर से बिछा दें, जिससे कि क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से देखा गया है कि जो पाले की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है और पाला खेत में गिरता है, जिसके कारण से जो गन्ने में फुटाव है वो नहीं उस समय हो पाता है। और वो समय जब टेम्परेचर राइज करता है जैसे फरवरी के बाद मार्च में, तो उस समय ही फुटाव होता है। तो इस बीच में रखने के लिए गन्ने जो पत्तियां निकलती हैं उनको ऊपर से बिछा करके रख सकते हैं, जिससे कि जो गन्ने का फुटाव अच्छा हो। गन्ने की कटाई से 15 दिन पहले सिंचाई बंद कर दें। धारदार औजार का इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें तथा ऊपरी भाग को काटकर हटा दें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के अंदर रस निकाल लेना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। ग्राम जिंदल, जिला मुजफ्फरपुर के कृषक आनंद कुमार, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पाली हाउस में खीरा फसल के प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहिए। तो आनंद कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बात करते हैं तो यह तो सामान्य तौर पर खीरा गर्मी की फसल है, यानी गर्मी और बरसात में उगाई जाती है। लेकिन अगर आप पॉली हाउस में खीरा का उत्पादन करते हैं तो पूरे वर्ष कर सकते हैं। और विशेष तौर से जो हमने देखा है कि अगर जाड़े में खीरा की खेती अगर पॉली हाउस में करते हैं तो इसकी लाइफ, यानी जो क्रॉप की लाइफ होती है, क्रॉप साइकिल होती है, वो 1 महीना बढ़ जाती है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। और अभी जो हमारी खीरा करीब 35 से 40 दिन के आसपास है और फलना शुरू हो गया, एक पिकिंग हो चुकी है। ऐसे स्टेज में 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो कि नमी ज़्यादा ना हो और दूसरे पूरे पॉली हाउस को चारों तरफ से बंद रखें और सुबह के समय केवल दरवाज़ा 5 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में खोल रखें, ताकि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है तो उसकी क्रॉसिंग की संभावना अच्छी रहे। थोड़ा सा इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा व्यवहार नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा नाइट्रोजन 1-1 महीने के अंतराल पर लगभग प्रति पौधे 10 से 15 ग्राम नाइट्रोजन का व्यवहार कर और मिट्टी में उसको मिला दें। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी छोटे मोटे गलतियों की वजह से आप अगर उसके सारे विंडो खिड़कियाँ नहीं बंद किए हैं तो तापमान कम होने से और नमी बढ़ने से पौधों की पत्तियों पर एक हल्का सा स्पॉट आता है। अभी तो नहीं देखा जा रहा है, लेकिन अगर इस तरह के आप ध्यान नहीं देते हैं तो हल्का स्पॉट आएगा और जिसकी वजह से पौधों का बढ़ाव रुकेगा। तो ऐसे में कुछ करना नहीं है, केवल स्पॉट जिस पर आ जाए, जिस पर इन्फेक्शन हो, उतने पत्तों को काट के हटा ले तो कोई भी दवा छिड़कने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप नियंत्रित करके खीरा का अच्छा उत्पादन जनवरी तक ले सकते हैं। अक्टूबर में बुआई किए हों 15 अक्टूबर के आसपास या सेकेंड वीक में, तो आप पूरे जनवरी भर खीरा का उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि ये क्रॉप प्रोटेक्टेड है, पॉलीथीन के अंदर है, पॉली हाउस के अंदर है, इसलिए पाला का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा सीधे तौर पर। बट अगर आपके विंडो खुले रहते हैं तो पाला का प्रभाव पड़ेगा। तो विंडो आप बंद रखें और अगर ब्राइट सनशाइन जाड़े में हो तो दिन में विंडो खोल दें, शाम को विंडो बंद कर दें। और या मौसम खराब हो तो पूरे दिन विंडो को बंद रखें। नमी का ध्यान रखें और एहतियात के तौर पर आप एक आध फफूंदनाशक का इस्तेमाल, जैसे डाइथेनियम 45 या इंडोफिलियम 45 का इस्तेमाल, धब्बे वाले रोग न आए पत्तियों पर या पाला का रोग, लाइट तो लगता नहीं, पाउडर मिल्ड्यू आता है, तो उसके रोकथाम के लिए आप पहले से ही फफूंदनाशक का व्यवहार करके पॉली हाउस के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का, उच्च गुणवत्ता का होता है। और अगर हम बाहर के फसल की तुलना करें तो अगर बाहर की फसल 3 से 4 दिन में कड़ी हो जाती है तो ये फसल 8 से 10 दिन तक बहुत बढ़िया आप बाहर रख सकते हैं। ग्राम सीरपुर, जिला पटना के कृषक ब्रिजभान, आप अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हरी पत्ती हेतु धनिया की उन्नत प्रभेद एवं बुआई विधि के बारे में जानकारी चाहिए। तो ब्रिजभान जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। काला फसलों में पत्ती वाली धनिया की बात करें तो इसकी बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो जो किसान भाई हरी पत्तियों हेतु धनिया की खेती करके लाभ कमाना चाहते हैं वे इसकी खेती इस समय कर सकते हैं। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं
हरी पत्ती हेतु धनिया की खेती के लिए भूमि और उसकी तैयारी पर। धनिया की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अगर धनिया की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो इसके अंतर्गत राजेंद्र स्वाति, पूसा D20, पंत हरितमा, LCC 133 प्रजातियां आपके लिए उपयुक्त हैं। बीज की खरीद किसी विश्वसनीय स्रोत से ही की जानी चाहिए। अगर बीज दर की बात करें तो पत्तियों के लिए उगाई जाने वाली फसल की तुलना में बीज वाली फसल की उन्नत किस्मों का 12 से 18 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। भूमि की तैयारी से पहले 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद समान रूप से खेत में बिखेर दें। इसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करें। तदुपरांत 1 या 2 बार कल्टीवेटर या हैरो चलाएं। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा अवश्य दें ताकि मिट्टी भुरभुरी एवं खेत समतल हो जाए। आइए बात करते हैं उर्वरक प्रबंधन के बारे में। अतः मिट्टी की जांच के बाद उर्वरक का प्रयोग करना लाभप्रद रहता है। यदि किसी कारणवश मिट्टी की जांच न हो सके तो 200 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में डालें। इसके अतिरिक्त 50 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। अतः 55 किलो यूरिया पहली सिंचाई के बाद तथा शेष 55 किलो यूरिया दूसरी सिंचाई के बाद उपरिवेशन द्वारा दें। बीजों की बुआई से पूर्व बीजों को 3 ग्राम थीरम प्रति किलो बीज या 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज की दर से अच्छी तरह मिलाकर बुआई करें। खरीफ मौसम में धनिया की बुआई अगस्त एवं सितंबर माह में की जा सकती है। बीज को बोने से पहले उन्हें कुचलकर 2 भागों में कर लें और 10-12 घंटे पानी में भिगाने के बाद ही बुआई करें। अधिक उपज हेतु धनिया की बुआई पंक्तियों में करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद धनिया में पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद दूसरी सिंचाई 7 से 10 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। जब पौधे 4 से 5 सेंटीमीटर के हो जाएं, तब खेत से खरपतवार निकाल दें, हल्की गुड़ाई कर दें। इस फसल पर कोई भयानक नाशक जीव का आक्रमण नहीं होता है। धनिया स्वयं एक ट्रैप फसल के रूप में कार्य करता है एवं कीटों को अपनी ओर आकर्षित कर मुख्य फसल को कीटों से बचाता है। जब पौधे 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे हो जाएं, तब घने पौधों को उखाड़कर हरी पत्ती के रूप में व्यवहार करें। साधारणतया बुआई के 40 से 45 दिनों बाद पत्तियों की कटाई प्रारंभ करते हैं तथा पुनः 15 दिनों के अंतर पर काटते हैं। इस प्रकार यदि वैज्ञानिक विधि से इसकी खेती की जाए तो प्रति हेक्टेयर 50 से 75 क्विंटल हरी पत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं। आइए अब देखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एग्रीनेट द्वारा भेजे गए प्रदेश के विभिन्न कृषि उत्पाद के भाव। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 या फिर मेल करें annadatabihar@etv.co.in या निःशुल्क फोन संपर्क सेवा 1800-425-4085 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक संपर्क करें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।